2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकने के लिए विपक्ष एकजुट हुआ और इंडिया गठबंधन बनाया। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ही इस गठबंधन में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनडीए के मजबूत घटक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता अरुण राजभर। अरुण जी, ये बताइए, 2024 के लिए बनाया गया था गठबंधन, लेकिन उस चुनाव से पहले ही अब फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी अलग समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रही है और सपा भी जो है वो कांग्रेस पर निशाना साध रही है। और कहीं ना कहीं अब दोनों में ये होड़ है कि कौन किसके दल के नेता को अपने खेमे में लाएगा। ये तो पहले ही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने बता दिया था कि जो स्वार्थ के लोग, स्वार्थ के अंधे होकर के जो लोग गठबंधन बना रहे थे, ये गठबंधन चुनाव आते आते बिखर जाएगा। और उसका परिणाम है कि राज्य के चुनाव में इन सभी गठबंधनों की पोल खुल गई। जितने गठबंधन के लोग बैठकें कर रहे थे और इसके कन्वीनर जिनको माना जा रहा था श्री नीतीश कुमार जी को, उन्होंने खुद ही कहा कि कांग्रेस पार्टी खुद नहीं चाहती है कि देश में हम लोगों का माहौल बने और हम लोग एक विकल्प दे सकें। खुद श्री नीतीश कुमार जी और विपक्ष खुद चाहता है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। और श्री अखिलेश यादव जी इसके लिए पूरी ताकत लगा काम कर रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो। वो जहाँ जाके कह रहे हैं कांग्रेस को हराना है, बीजेपी को जिताना है। क्यों कह रहे हैं? वो जान रहे हैं कि अगर हमने बार बार नारा दे रहे हैं कि हम तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके साथ कोई एक आदमी जाने को तैयार नहीं है। तो ये तो तय था कि ये स्वार्थ का गठबंधन गांठ बनने से पहले ही गांठें खुल गई। और लोकसभा चुनाव आते आते देखिएगा कि सारे दल जो विपक्ष के हैं सब अकेले लड़ेंगे, क्योंकि इनके पास कोई विजन नहीं, कोई एजेंडा नहीं है। सिर्फ एक एजेंडा है कि पिछड़े वर्ग के नेता को हराना है और पिछड़े वर्ग के नेताओं को नीचा दिखाना है। बस ये काम इनका है। लेकिन पिछड़े भी जाग चुके हैं और पिछड़े एकजुट होकर के, गरीब, कमज़ोर, पिछड़े, दलित सब एकजुट होकर के एनडीए सरकार बनाने के लिए और एनडीए को मजबूत करने के लिए देश की जनता अब मन बना करके काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में इन दिनों जातीय जनगणना की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। एनडीए के मजबूत घटक हैं निषाद पार्टी, वो भी बार बार ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन जो विसंगतियां हैं उनको पहले दूर करनी चाहिए। आप लोग का क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, हम लोगों के एनडीए के सभी घटक दलों का एक राय है कि हम इन कामों को बहुत गहन अध्ययन कर रहे हैं। विपक्ष की तरह नहीं कि जनगणना के नाम पर घोटाला कर जाएं। अभी जो बिहार में एक सर्वे कराया गया, वो जनगणना नहीं है, वो जातिगत सर्वे सरकार ने कराया। और ऐसा सर्वे कराया कि यादव मुसलमान को ही ज़्यादा दिखा दिया, बाकी लोगों को झोला थमा दिया। तो ये जो उनका घोटाला वहाँ सामने आया, आज के डेट में वो खुद ही कह रहे हैं कि ये जातियाँ आर्थिक रूप से एकदम कमज़ोर हैं। ये बात तो 39% लोगों की लड़ाई माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आज से नहीं 20 साल से कह रहे हैं कि इन जातियों पर किसी का ध्यान नहीं है। 2% वाला 5 बार से मुख्यमंत्री और 39% वाला एक बार भी नाम नहीं, एक बार चर्चा नहीं, उसका जिक्र तक नहीं आता है। तो ये हमारी सरकार जाति जनगणना के पक्ष में है और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इसकी लड़ाई लड़ रही है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। सभी जातियों को उनकी आबादी के हिसाब से उनको अधिकार और सम्मान, उनकी भागीदारी मिलनी चाहिए। हम इस काम को कराने के लिए सरकार, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखते हैं और लगातार मिल करके इस पे हम लोग सिफारिश भी करते हैं कि इस काम को कराया जाए। और सरकार भी गंभीर है, आने वाले समय में जरूर जाति जनगणना होगा और सभी समाज को उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी। एक सवाल और है, उत्तर प्रदेश की बात करें, संजय निषाद बार बार ये कह रहे हैं कि जाति जनगणना कराई जाए क्योंकि पिछले सरकारों ने कई ऐसी विसंगतियां लाई जिससे जो पिछड़ी जातियां हैं उनको उनका अधिकार नहीं मिल पाया। आप लोग भी लगातार इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब सवाल आता है कांग्रेस का, वो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में ये जो विसंगतियां हैं वो हुई हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हैं वो ये कह रहे हैं कि सरकार कराए, हम सरकार के साथ हैं, जो विसंगतियां हुई हैं वो मिल बांट के हम लोग बात करेंगे उस पर और उसके बाद उसका फाइनल कर देंगे हम। देखिए, जब करने का वक्त था तब ये सबको बंदर बना घुमा रहे थे और आज ये कह रहे हैं कि हम साथ हैं। 45-50 साल तक देश की जनता ने उनका साथ दिया। किस काम के लिए दिया था? कि पिछड़ों का उत्थान करिए, पिछड़ों की भागीदारी दीजिए, पिछड़ों को आगे बढ़ाइए, लेकिन उन्होंने बढ़ाया नहीं। और आज श्री राहुल गांधी अगर इस बात को कह रहे हैं तो उन्हीं के घटक दल, सहयोगी दल जिनको लेकर घूमते हैं, वो खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पिछड़ों के दुश्मन, पिछड़ों का हिस्सा ये खुद नहीं लेना चाहते हैं। आज 1989 में मंडल कमीशन लागू हुआ, अब 35 साल लगभग होने जा रहा है
और उसको लागू हुए इतने साल हो गया, लेकिन 22 सिफारिशें मंडल कमीशन की क्यों नहीं लागू होने दिया कांग्रेस ने? इसका मतलब कि कांग्रेस मंडल विरोधी थी, पिछड़ा विरोधी थी, दलित विरोधी थी। वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए पिछड़ा नाम लेते हैं और फिर सत्ता पाते हैं तो पिछड़ों को भूल जाते हैं। यही काम सपा बसपा ने किया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने छोड़ दिया, यही काम सपा बसपा ने किया था कि सिर्फ पिछड़ों का नाम लेना है, सत्ता पाना है और फिर सत्ता पाने के बाद एक जाति का काम करना है। और जिसका उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ यादव ही नहीं रहता है, उत्तर प्रदेश में सिर्फ दलित नहीं रहता है, उत्तर प्रदेश में 79 ऐसी जातियां हैं जो पिछड़े वर्ग की कैटेगरी में आती हैं, लेकिन 79 जातियों के बारे में आज तक श्री अखिलेश यादव ने नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि वो जानते हैं इनकी आबादी ज़्यादा है। जिस दिन इनके बारे में सोच लेंगे उस दिन ये लोग सत्ता पाने के लिए, सरकार बनाने के लिए अपना योजना बनाकर काम करने लगेंगे। इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश के सभी थानों में यादव को दरोगा बनाया, तहसीलों पर तहसीलदार बनाया, सिपाही बनाया। कभी तो 39% लोगों के बारे में नहीं सोचा। लेकिन हमारी सरकार, देश के प्रधानमंत्री ओबीसी वर्ग से आते हैं, राष्ट्रपति दलित वर्ग से आते हैं, तो इन दोनों लोगों ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया? रोहिणी कमीशन भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार ने गठन कराया और पूरे प्रदेश देश में सर्वे कराया कि ओबीसी वर्गों की भागीदारी कितनी हुई है, कितनी नहीं हो पाई है। राष्ट्रपति महोदय तक इसकी रिपोर्ट भी पहुंच गई है, 31 अगस्त से पहले पहुंच गई है। अब ये लोग बताएं ना कि जिन कामों को हमारी सरकार कर रही है, इन कामों को उन लोगों ने क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उनकी मंशा नहीं थी। आज इनकी मंशा अगर होती तो इस काम को कर दिया। आज भले ये लोग कह रहे हैं कि हम ये करा देंगे, वो करा देंगे, ये सिर्फ वोट पाने के लिए और सत्ता पाने के लिए ये वोट की राजनीति करते हैं, ये समाज की राजनीति नहीं करते। ये तो हुई जातीय जनगणना की बात। अब जब आप लोगों ने एनडीए का हिस्सा आप लोग बने तो आप लोगों ने कहा था ये ट्रेलर है। अभी कई ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, जो एनडीए के सहयोगी बनेंगे, कई ऐसी पार्टियां हैं। लेकिन देखा जाए तो इन दिनों कांग्रेस पार्टी में लगातार ज्वाइनिंग चल रही है और बड़े नेता थे, समाजवादी पार्टी के सांसद रहे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। अब आपको क्या लगता है कि ये कुछ चुनौतीपूर्ण हो सकता है उत्तर प्रदेश में? कुछ नहीं हो सकता है। देखिए, ये हम लोगों ने पहले ही कह दिया था कि समाजवादी पार्टी से कुछ नेताओं का मोह भंग हो रहा। उसमें बहुत सारे विधायक हैं, बहुत सारे पूर्व मंत्री हैं, पूर्व सांसद हैं, वो अपने रास्ते तलाश रहे हैं। कुछ ऐसे भी विधायक हैं जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ आना चाहते हैं, कुछ बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं, कुछ अन्य दलों के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन वो समय समय पर चेहरे सामने आते हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो हम लोगों के संपर्क में हैं, वो मौके की तलाश में है कि हमको सम्मानजनक जगह अगर मिलती है तो हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे, और वो समय समय पर दिखेगा। लोकसभा चुनाव आते आते आधा दर्जन विधायक समाजवादी पार्टी के वो आपको एनडीए गठबंधन के साथ दिखेंगे। सम्मान की आपने बात की। अब चर्चा तेज़ है कि जल्द ही कैबिनेट का विस्तार होगा, ओम प्रकाश राजभर को एक महत्वपूर्ण जगह दी जाएगी कैबिनेट में। क्या लगता है कि ये कितना ज़रूरी होगा सुभाषपा के लिए और जिनकी आप लड़ाई लड़ रहे हैं उनके लिए? देखिए, गरीबों के नेता हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी गरीबों के लिए ही काम कर रहे हैं। और गरीबों के बीच में रहने वाले नेता की पहचान देश की सरकार में बैठे लोग करते हैं कि जनता के हित में कौन काम कर रहा है। 15 करोड़ रुपया गरीबों के इलाज में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अकेले 6 साल में दिया। और तमाम वो गरीब कमज़ोर हैं जो पैसे का अभाव में इलाज नहीं करा पाते हैं, जो आज हम लोगों के माध्यम से उनको पैसा भी दिया जाता है और वो इलाज करा कर स्वस्थ होकर घर जाते हैं। 80 करोड़ लोगों को हम लोगों ने हमारी सरकार ने गरीबों को अनाज देने की बात किया है। तो जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास रहने का ठिकान नहीं है, अगर उनका ठिकान बना रही है, उनको राशन पहुंचा रही है, उनका पेट भर रही है, तो ये हमारी ही सरकार कर रही है। पूर्व की सरकारों का इतिहास देखेंगे तो डेबरी थमाया था, लालटेन थमाया था और मिट्टी का तेल बांटते थे, और जब नंबर लगता था तो जिनको राशन कार्ड में 10 लोग हैं तो उसमें 2 ही लोगों को मिलता था, बाकी लोगों को नहीं मिलता था। हमारी सरकार ने जो योजना बनाया है कि सभी गरीब को राशन कार्ड जिनके पास है उनको राशन मिलेगा। 5 किलो निर्धारित है, 10 किलो निर्धारित है, 15 किलो, तो उनको उतना मिलता है, यूनिट के हिसाब से मिलता। लेकिन पहले क्या था, लूट हो जाती थी, लेके वहाँ से जब कोटेदार पहुँचता था रास्ते में ही लूट लिया जाता था। लुटेरों की सरकार अब ये नहीं है, ये गरीबों की सरकार है और गरीबों के प्रति समर्पित योजनाएं जो हम लोग पहुंचा रहे हैं, गरीब भी लाभान्वित हो रहे हैं। हम लोग लड़ाई लड़ते थे 33% आरक्षण महिलाओं को देने के लिए, और आज यही सरकार ने उस लड़ाई को कामयाब बनाया। तो एनडीए सरकार काम कर रही है
और जो विपक्षी गठबंधन है वो वोट के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग जनता के विकास के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो एनडीए जनता के विकास के लिए काम कर रही है, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो केवल वोट के लिए काम कर रही हैं, ऐसा कहना है अरुण राजभर का। फिलहाल 2024 का चुनाव नज़दीक है और ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि एनडीए का प्रदर्शन कितना भव्य और दिव्य होता है। वीडियो संग्रह के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज़ ऐप डेली इंसाइडर।